हेलो दोस्तों। आरके लर्न्स पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो आपकी जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी 12th क्लास की, उसी सीरीज़ में मैं अगले एक्सरसाइज के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है। ठीक है, CBSE का सिलेबस है जो कि मैं करवा रहा हूँ। ये बुक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको ये पुरानी बुक लगे, लेकिन सिलेबस सब में सेम ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हम वीडियो में क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 देखने वाले हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और ये इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको PDF, आपके कन्फ्यूजन्स के सोल्यूशन दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 वैज्ञानिक प्रबंध की सिद्धांत और पद्धतियों को हम देखेंगे। जो वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो किसने दिए हैं? वो टेलर ने दिए हैं। किसने? टेलर ने। ठीक है, तो मेन बात यही है कि ये जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत है वो टेलर ने दिए हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है। इसका अभिप्राय उस प्रबंध से है जिसका यह मानना है कि यदि काम का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो उसे करने की एक बेहतर पद्धति को ढूंढ पाना संभव होगा। ठीक है, मतलब किसी भी काम को, किसी भी काम का विश्लेषण किया जाए वैज्ञानिक ढंग से। ठीक है, मतलब कि किसी भी काम को हम पॉइंट बाई पॉइंट से देखें, उसको उसकी छानबीन करें। विश्लेषण का मतलब होता है उसको समराइज करें। ठीक है, तो वैज्ञानिक ढंग से जब हम उसको विश्लेषण करेंगे, उसका समराइज करेंगे, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा? एक बेहतर पद्धति को हम ढूंढ पाएंगे काम को अच्छे तरीके से करने के लिए। जैसे कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, एक काम को करने के हो सकते हैं कई तरीके हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जितना ज़्यादा उस काम को अच्छे ढंग से देखेंगे, समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उतने ही हमें उस काम को करने के क्या मिलेंगे? अच्छे अच्छे तरीके मिलते जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उन सारे तरीकों में से हम किसी एक तरीके को, जो कि सबसे अच्छा बेहतर तरीका हो, उसको हम ढूंढ सकते हैं अगर हम उस कार्य का विश्लेषण अच्छे तरीके से करें। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध यही कहता है कि अगर हम विश्लेषण को वैज्ञानिक ढंग से करें तो एक बेहतर पद्धति को ढूंढ सकते हैं जिससे कि हमारा कार्य आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं देख लेते हैं। यह एक व्यवस्थित विचारधारा है। जो वैज्ञानिक प्रबंध है वह एक व्यवस्थित विचारधारा है। जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ प्रत्येक काम वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। जहाँ पर भी वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर प्रत्येक काम को व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। व्यवस्थित ढंग का मतलब है कि सब कुछ पहले से निर्धारित होगा, सब हर एक चीज़ की पहले से व्यवस्था कर दी गई होगी। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध से कार्य करने का मतलब है कि वहाँ पर व्यवस्थित ढंग से और वैज्ञानिक तरीके से काम को किया जाएगा। ठीक है, अगला है, यह पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाती है। यह संस्था के स्वामियों एवं श्रमिकों दोनों में पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाता है। दोनों ही पक्ष अधिक लाभ का पीछा करने की अपेक्षा अधिक व बढ़िया उत्पादन का पीछा करने लगते हैं। जो वैज्ञानिक प्रबंध है इससे कर्मचारियों के और स्वामियों के दोनों के ही क्या होता है? मन परिवर्तन हो जाते हैं। मनों को परिवर्तित यह कर देती है। क्यों? क्योंकि पहले जो कर्मचारी होते हैं जो कि वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग नहीं करते, वो लोग केवल लाभ के पीछे भागते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या हो? लाभ हो जाए। लेकिन जो एक बार वैज्ञानिक प्रबंध को समझ लेता है उसके दिमाग में परिवर्तन आ जाता है, उसके सोचने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है और एक अलग दिशा में चलती है, जिससे कि वो क्या होता है कि जो अधिक लाभ कमाने का जो लालच होता है उसको छोड़कर बढ़िया और अच्छा उत्पादन करने के पीछे लग जाते हैं। क्योंकि अगर आप एक अच्छे और बेहतर
स्वामी हैं, प्रबंधक हैं, तो आपको पता होगा कि अगर आपका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा बिकेगा उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो अगर आप लाभ के पीछे ना भाग कर अपने प्रोडक्ट के पीछे भागे, उसकी क्वालिटी को बढ़िया कर दें, ठीक है, तो उससे ऑटोमेटिक ही आपका लाभ बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध यही करता है कि आप लाभ के पीछे ना भागकर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के पीछे भागें, उसके उत्पादन के पीछे भागे, जिससे कि आपका लाभ ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, यह स्वामियों के और कर्मचारियों के दोनों के मन को परिवर्तित कर देता है, जिससे कि वो लाभ का पीछा छोड़कर अपने प्रोडक्ट के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है। अगला है, यह परंपरागत प्रबंध की विरोधी है। इसके अनुसार पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नई पद्धतियों को अपनाना चाहिए। जो वैज्ञानिक प्रबंध का कहना है वो यह कहना है कि जो पहले से चली हुई आती जा रही हैं उन्हीं रीति रिवाजों को, पद्धतियों को नहीं अपनाना चाहिए। हमें समय के अनुसार खुद में चेंजेस करने चाहिए और नई नई पद्धतियों को हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। इसमें नियमों का कठोरता से पालन करना होता है। इसमें जो नियम होते हैं उनको कठोरता से पालन किया जाता है। इसमें नियमों का कठोरता से पालन किया जाना जरूरी है, क्योंकि इसमें सभी नियम गहन जांच के बाद बनाए जाते हैं और इसलिए इनमें गलती की उम्मीद नहीं होती। मैं पहले जब बता रहा था आपको प्रबंध और विज्ञान के बीच में, जब मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता रहा था, तब मैंने कहा था कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वह परिवर्तनशील नहीं होते, क्योंकि वो क्या किए जाते हैं, जांच पड़ताल, एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए जाते हैं और उनका 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी अगर आप वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों को लागू करते हैं तो उनका कठोरता से हमें पालन करना ही होता है हर एक स्थिति में, जिससे कि हमें 100% क्या मिले, रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, इसका लक्ष्य श्रमिकों की कुशलता बढ़ाना होता है। जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है यह क्या करता है, कर्मचारियों की कार्य कुशलता को बढ़ाता है। कैसे, वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य निशाना श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि करना होता है। ऐसा करने के लिए इसमें कई तरह के अध्ययन किए जाते हैं, जैसे कि समय अध्ययन, गति अध्ययन। ठीक है, ये सारे अध्ययन अभी आगे चल के पद्धतियों में हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से अध्ययन है और इनसे कर्मचारियों की कैसे कार्य कुशलता बढ़ती है। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो क्या करता है, कर्मचारियों की कार्य कुशलता को, कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सारे पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं हम कि मुख्य जो है इस चैप्टर का वो है टेलर के सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो कि 4 हैं और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनमें से पूछा ही जाता है। सबसे पहला क्या है, विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमें काम की पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नए प्रयोगों द्वारा नई पद्धतियों की खोज करके काम को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। विज्ञान न कि रूढ़िवादिता का यह कहना है कि हमें पहले से जो चलते हुए आ रहे हैं पुराने घिसे पीटे पद्धतियों को, इनके ऊपर ही नहीं काम करना चाहिए। हमें अपने नए नए पद्धति बनाने के लिए खोज करती रहनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे नए नियम और पद्धति, ठीक है, नए पद्धति हम बना सके, नए जो तरीके होते हैं खोज सके, जिससे कि हमारा काम क्या हो जाए, और भी ज़्यादा सरल हो जाए। ठीक है, तो विज्ञान न कि रूढ़िवादिता कहने का मतलब ये है कि समय के अनुसार चेंज करो और नई नई पद्धतियों का खोज करके हम अपने काम को कैसे और ज़्यादा सरल बना सकते हैं, इसका प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मैत्री न कि मतभेद। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिसमें श्रम एवं प्रबंध दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझें। ठीक है, मैत्री न कि मतभेद का कहना यह है कि किसी भी संस्था में, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संस्था में ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें कि श्रम और प्रबंध दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझे, क्योंकि जब तक ये श्रम और प्रबंध दोनों एक दूसरे को पूरक समझ के काम नहीं करेंगे तब तक काम होगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा। जैसे जिस कार्य का हम जब तक प्रबंध नहीं कर सकते तब तक उसका कार्य स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब तक हम किसी भी कार्य का प्रबंधन नहीं कर लेते तब तक कर्मचारी काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में क्या है, एक दूसरे के प्रति इनको पूरक बन के रहना पड़ेगा, तभी जाके दोनों कार्य अपना समय अनुसार स्टार्ट करके और उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा मुश्किल है, कार्य इन दोनों के बगैर स्टार्ट
हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगला है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आपसी सहयोग से की जानी चाहिए। तो यह सिद्धांत क्या कहता है? सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद ये कहता है कि एक संस्था के अंदर जितने भी व्यक्ति कर्मचारी हैं वो सभी के सभी आपस में एक दूसरे की मदद करें, आपसी सहयोग से कार्य करें, जिससे कि कार्य जल्दी और सही हो, गलती की कमी ना के बराबर हो जाए। अगला है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के स्तर पर उसके चयन से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि एवं योग्यता अनुसार काम सौंपा जाए। यह सिद्धांत यह कहता है कि अगर किसी भी कर्मचारी को हम क्या करते हैं, कर्मचारी का हम चयन करते हैं, तो चयन के समय से ही उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम उसको उसकी रुचि के अनुसार कार्य सौंपे, जिससे कि उसके क्या हो सके, वो किसी भी कार्य का एक्सपर्ट बन सके। ठीक है, अगर हम उसके चयन के समय से ही उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसकी रुचि का, और उसको वैसा ही काम सौंपेंगे जैसा कि वो काम करना चाहता है, तो क्या होगा, वह मन लगाकर काम करेगा, कोई भी गलती नहीं करेगा, समय की बचत होगी और वह उस काम के प्रति एक्सपर्ट बन जाएगा, विशेषज्ञ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चारों के चारों सिद्धांत पढ़ लिया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कर देना, या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आके बता देना, वहाँ पे तुरंत ही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब पढ़ लेते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियाँ क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहला है क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक फोरमैनशिप, इसका अभिप्राय वैज्ञानिक प्रबंध की उस पद्धति से है जो विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पूरा उपयोग करना संभव बनाती है। क्रियात्मक फोरमैनशिप क्या करती है? विशिष्टीकरण, यानी विशिष्टीकरण के सिद्धांत को पूरा उपयोग करना संभव बनाती है। जैसा मैंने पीछे बताया था विशिष्टीकरण, तो क्या होता है विशिष्टीकरण? किसी भी एक कार्य के प्रति एक्सपर्ट बन जाना ही विशिष्टीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें विशिष्टीकरण में क्या होता है कि किसी भी कर्मचारी को एक कार्य सौंपा जाता है जिसमें कि वह केवल वही एक कार्य करता है, जिससे कि वह किसी भी कार्य के प्रति एक्सपर्ट बन जाता है। जैसे कि ये एक कारखाना प्रबंधक है, ठीक है, इसको दो विभागों में बांटा जाता है, नियोजन अधिकारी और एक उत्पादन। दो विभाग में बांटा जाता है, नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग। ठीक है, नियोजन विभाग में जो कार्य करता है उसका मुख्य नियोजन अधिकारी होता है, और जो उत्पादन विभाग में कार्य करता है मुख्य अधिकारी, उसका नाम क्या होता है? उत्पादन अधिकारी। ठीक है, इनके अंडर में चार चार कर्मचारी होते हैं। ठीक है, या चार कर्मचारी बोल लो, ये तो इनके कर्मचारी होंगे। ठीक है, इनके अंदर में चार चार ये हैं जो कार्य करते हैं। सबसे पहला निर्देश कार्ड लिपिक और निर्देश कार्ड क्लर्क, मार्ग क्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क, अनुशासन। ये चार हैं जो कि नियोजन अधिकारी के अंदर काम करते हैं। और ऐसे ही उत्पादन अधिकारी के अंदर गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक, ये चार इसके अंदर काम करते हैं उत्पादन अधिकारी के अंदर। इन सब का काम क्या है? बेसिकली जो निर्देश कार्ड क्लर्क है, ये क्या करता है कि कर्मचारियों के लिए यह बनाया जाता है। ठीक है, कर्मचारियों के लिए ये संकेत कार्ड, निर्देश कार्ड बनाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि कर्मचारी को कौन सा काम करना है, कितना टाइम लेना है, कौन सी पद्धति से करना है, ठीक है, कौन से मशीन का यूज़ करना है, कौन सा सामान प्रयोग करना है। मतलब कर्मचारी को काम करने के लिए जिस जिस चीज़ की जानकारी होती है, उन सारी जानकारियों को निर्देश कार्ड में निर्देश कार्ड क्लर्क सारी चीज़ें लिख देता है, और वो फिर निर्देश कार्ड कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है, जिससे कि कर्मचारी को क्या करना है, कैसे करना है, किन किन चीज़ों का उसमें प्रयोग करना है। ठीक है, सारी चीज़ों की उनमें जानकारी उनको मिल जाती है। इसका काम केवल एक यही है। अगला है मार्ग और क्रम क्लर्क। ये क्या करता है? किसी भी काम को करने के लिए उचित मार्ग बताता है, या कार्यक्रम, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बताता है कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो इसका केवल काम यही है। अगला है समय एवं लागत क्लर्क। ये क्या करता है कि किस कार्य में कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा, तो इसका काम केवल यही है। और एक होता है अनुशासक, उनको देखना कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अनुशासन करना, इनका काम यही होता है। तो इन सब का काम केवल एक ही है, और ये सारे क्या हैं? एक्सपर्टाइज हैं। यहाँ पर इन सबको विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक, इन सभी को भी इनका केवल एक ही काम होता है, और ये यहाँ पर विशिष्टीकरण के लाभ को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो नियोजन अधिकारी के अंडर में ये जो चार कार्य करते हैं, चार क्लर्क जो कार्य करते हैं, निर्देश कार्ड क्लर्क,
मार्ग क्लर्क, समय और लागत क्लर्क और अनुशासक। और उत्पादन अधिकारी के अंडर में गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक। ये 4 और ये 4 टोटल हो गए 8। ये आठों के आठों मिलकर एक ही टाइम पर कर्मचारियों को क्या करते हैं, कार्य देते हैं, जिससे कि यहाँ पर क्या होता है, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। क्या होता है, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि पेपर में हर बार पूछा ही जाता है। 100% नहीं, 200% ये पूछा जाता है। ठीक है, 200%। 1 नंबर में कभी कभार पूछ लिया जाता है, कभी कभार और भी चीज़ें करके 3 नंबर वाले में भी पूछ ली जाती है। 2-3 लाइनें लिख दी जाएंगी आपको, जैसे ये नियोजन अधिकारी के अंदर ये 4 व्यक्ति कार्य हैं, ऐसे उत्पादन अधिकारी के अंडर में 4 व्यक्ति कार्य हैं, और ये सारे मिलकर एक श्रमिक को क्या करते हैं, कार्य सौंपते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन से सिद्धांत का क्या होता है, अवहेलना होती है। तो वहां पर उसका उत्तर होगा आदेश की एकता। 1 नंबर में ज्यादातर इस प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्रियात्मक फोरमैनशिप देखा, अब है कार्य का प्रमापीकरण। इसका अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए प्रमाप निर्धारण करने वाली प्रक्रिया से है। कार्य का प्रमापीकरण यहाँ पर किया जाता है। व्यावसायिक क्रियाओं के प्रमाप को निर्धारित कर दिया गया। इसके अंदर क्या किया जाता है, बेसिकली जो बहुत सारे कार्य होते हैं उन सभी का प्रमाप निर्धारण कर दिया जाता है। अगला है सरलीकरण। इसका अभिप्राय उत्पादकों के अनावश्यक प्रकार, गुणवत्ता, आकार, वजन आदि को समाप्त करना है। मतलब कि किसी भी काम को कैसे सरल बनाया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है, उसके अंदर की जो भी फालतू चीजें उन सभी को हटाकर काम को सरल बनाया जाता है सरलीकरण के अंदर। अगला है कार्य पद्धति और विधि अध्ययन। इसका अभिप्राय एक विशेष क्रिया को करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि की पहचान करने से है। मतलब कि मैंने पहले ही बोला था कि किसी एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे बेस्ट है, उसका चयन करना किसका काम है, कार्य पद्धति विधि अध्ययन का काम है। अगला है गति अध्ययन। इसका अभिप्राय उस तकनीक से जो भली प्रकार परिभाषित कार्य को करने के लिए की जाने वाली आवश्यक हरकतों का ध्यान अध्ययन करती है। मतलब किसी भी काम को कितनी देर लगने वाली है, किस स्पीड से काम किया जाएगा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उन सभी चीज़ों को क्या डिसाइड करता है, गति अध्ययन डिसाइड करता है। ठीक है, अगला है समय अध्ययन। ठीक है, गति अध्ययन में कार्य को करने की जो स्पीड होती है, वो मतलब कि किस कार्य को करने के लिए कितना स्पीड होगा, तो बेसिकली वहाँ से भी समय का ही पता लगता है। अगर आप स्पीड बता दें किसी काम को करने के लिए यह स्पीड होगी, तो ऑटोमेटिक उसका टाइम निकल जाता है। ठीक है, अगला है समय अध्ययन। इसका अभिप्राय वह निश्चित करना है कि एक काम को पूरा करने के लिए कितना प्रमापित समय लगना चाहिए। मतलब एक काम को करने के लिए कितना समय लगेगा। और पीछे हमने पढ़ा था गति अध्ययन, मतलब कि एक काम को करने के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितनी जल्दी कार्य सफल होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अब अगला है थकान अध्ययन। इसका अभिप्राय एक विशेष क्रिया को पूरा करने में आराम की अवधि एवं बारंबारता निश्चित करना है। मतलब कि एक कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी को कितनी बार आराम करने की जरूरत है और कितने टाइम के लिए रेस्ट लेगा, जैसे 5 मिनट का रेस्ट लेगा, 2 बार लेगा या 3 बार लेगा, यह डिसाइड करना क्या कहलाता है, थकान अध्ययन कहलाता है। एक कर्मचारी को रेस्ट टाइम कितना देना है और कितनी बार रेस्ट देना है, यह सारी डिसाइड कौन करता है, थकान अध्ययन यह डिसाइड करता है। अगला है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। इसका अभिप्राय मजदूरी समय के आधार पर न देकर कार्य के आधार पर देने से है, ताकि कर्मचारी हरामखोरी के स्थान पर कार्य करें। कहीं पर यह देखा जाता है कि कर्मचारियों को जो उनकी सैलरी या मजदूरी होती है समय के आधार पर दिया जाता है। मतलब कि 8 घंटे काम करो और 8 घंटे का पैसा ले जाओ। अब कर्मचारी क्या करता है, 8 घंटे के लिए उससे पता है ये पैसे तो मिल नहीं है पूरे 8 घंटे में, हो सकता है वो 4 घंटे काम करे, हो सकता है 3 ही घंटे काम करे, हो सकता है 7 घंटे काम करे। मतलब कि पूरे के पूरे वो 8 घंटे काम अगर ना करना चाहे तो वो वहाँ पर बच सकता है। लेकिन अगर इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, काम के आधार पर अगर हम मजदूरी दें तो कर्मचारी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि उसको पता है जितना ज़्यादा वो काम करेगा उतनी ज़्यादा उसको सैलरी मिलेगी। तो विभेदात्मक पद्धति मजदूरी क्या कहलाता है कि कर्मचारियों को समय के स्थान पर कार्य के आधार पर मजदूरी दिया जाए। ठीक है, अगला है मानसिक क्रांति।
इसका अभिप्राय प्रबंध वर्ग एवं श्रमिक वर्ग दोनों की मन स्थिति में परिवर्तन करने से है, ताकि वे एक दूसरे से प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग करें। मानसिक क्रांति जो है कि लास्ट है इसका पद्धति, जिसमें कि यह बताया जाता है कि जो श्रमिक वर्ग हैं और प्रबंध वर्ग है, इन दोनों में कंपटीशन बन जाता है। तो उन दोनों की कंपटीशन को क्या किया जाए, समाप्त करके उन दोनों के बीच में क्या कर दिया जाए, सहयोग की भावना का उत्पन्न कर दिया जाए। उसी को हम मानसिक क्रांति कहते हैं। मानसिक क्रांति यह करती है कि किसी भी दो टीम के बीच में कंपटीशन को खत्म करके सहयोग की भावना को क्या करती है, उत्पन्न करती है, जिससे कि वो दोनों टीमें आपस में प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग करें। ठीक है, ये चीज़ें मानसिक क्रांति के अंतर्गत की जाती हैं। तो हमने सारी की सारी पद्धतियाँ पढ़ ली। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दो, अन्यथा टेलीग्राम पे भी हमसे बता सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब पढ़ लेते हैं टेलर व फ्यूल में अंतर क्या है, जो कि दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। सबसे पहला देख लेते हैं टेलर, फिर फ्यूल। क्या संदर्भ है, उत्पादन कारखाने से संबंधित है। जो टेलर ने जो सिद्धांत दिए हैं वह उत्पादन और कारखाने से संबंधित है, और जो फ्यूल के टेलर हैं वो उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित है। ये भी एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभार कि टेलर के जो सिद्धांत है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो उसके किससे है, उत्पादन और कारखाने से, और फ्यूल के उच्च स्तरीय प्रबंध से। आदेश की एकता, टेलर के जो सिद्धांत है उनमें क्या होता है, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है, और फ्यूल में सख्ती से लागू होता है। फ्यूल में क्या होता है, आदेश की एकता का सख्ती से लागू होता है। यहाँ पर एक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी काम दे सकता है, लेकिन टेलर के उसमें क्या होता है कि एक कर्मचारी को एक ही समय पर 8 अधिकारी काम देते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया था विशिष्टीकरण जब पढ़ा रहा था तब। ठीक है, अगला है अनुकूल, विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं। जो टेलर के सिद्धांत हैं वो विशेष परिस्थितियों में ही लागू हो सकते हैं, लेकिन जो फ्यूल के टेलर हैं वो सार्वभौमिक रूप से लागू हो सकते हैं, हर जगह लागू हो सकते हैं। टेलर के सिद्धांत की रचना कैसी है, वैज्ञानिक ढंग से प्रयोगों द्वारा। ठीक है, जो टेलर के सिद्धांत हैं उसको वैज्ञानिक ढंग से और उनके प्रयोग द्वारा बनाया गया है, और जो फ्यूल के सिद्धांत हैं वह व्यक्तिगत अनुभवों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ध्यान का केंद्र क्या है दोनों के बीच, उत्पादकता में वृद्धि करना। जो टेलर के सिद्धांत है वो उत्पादकता को बढ़ाते हैं, और जो फ्यूल के सिद्धांत हैं वो संपूर्ण प्रशासन में सुधार लाता है। जो फ्यूल के सिद्धांत जो 14 पढ़ाए थे मैंने, वो सारे के सारे क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्रशासन में सुधार लाते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं। क्या है इनका व्यक्तित्व, तो टेलर के सिद्धांत का है वैज्ञानिक और फ्यूल के सिद्धांत का है पेशेवर। ठीक है, वर्णन क्या करता है, टेलर के सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध का वर्णन करते हैं, और जो फ्यूल के सिद्धांत हैं वो प्रशासन की सामान्य विचारधारा को क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, बताते हैं। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, आदेश की एकता का उल्लंघन और ये दोनों में डिफरेंस क्या है। यही है पूरे चैप्टर का निचोड़। यहाँ ही से आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर का वो यही है, तो इसे जरूर पढ़ लेना, कुछ पढ़ा हो अभी तक या ना पढ़ा हो इस चैप्टर में। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके बताना कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कर देना। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना अभी तक नहीं करा है तो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।